की चर्चा करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठते हैं और नोट्स बनाते हुए चलते हैं तो शायद आपका एक उत्तम क्वालिटी का नोट्स तैयार हो जाएगा। मेरे मायने में मैं ये सोचता हूँ, और आपकी राय कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो संस्कृत पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करते हैं। 30 अंक का ये आपके रीड के सिलेबस में है। 15 प्रश्न आएंगे व्याकरण से, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, तो कुल मिला के 15 अंक यहाँ पे हो गए। और 15 प्रश्न शिक्षण विधि से, तो 15 अंक ये हो गए। कुल मिला के व्याकरण का सेपरेट ऐसे नहीं आएगा कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें क्या है। 15 क्वेश्चन व्याकरण के पद और गद में से आएंगे। 8 क्वेश्चन तो गद में से दे देगा, तो 7 क्वेश्चन पद में से, मतलब कुल मिला के 15 क्वेश्चन कर देगा। और गद पद में से ही कोई भी शब्द उठा के कह देगा इसमें कौन सा प्रत्यय, इसमें कौन सा समास, इस कुल मिला के तो ऐसे आएगा। तो आपको बस ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्रमवार अध्ययन करेंगे हम संस्कृत का, तब जाके ही संस्कृत समझ में आएगा। तो अभी हम शुरुआत करते हैं वर्ण विचार से, जो कि संस्कृत का मतलब पहला टॉपिक होता है। तो वर्ण विचार, आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे जितना क्लियर होगा। तो वर्ण विचार में हम देखते हैं पहले संस्कृत क्या है। संस्कृत भाषा है, जैसे हिंदी भाषा है, गुजराती भाषा है, तो संस्कृत भी भाषा है। तो भाषा क्या होती है? भाषा विचार विनिमय का साधन या माध्यम होता है, अभिव्यक्ति का माध्यम होता है, जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे की बातों को समझ सकता है जो वो बोलता है, ठीक है। तो भाषा क्या है, मतलब भाषा कैसे क्या बना है? तो भाषा भास धातु और टाप प्रत्यय से बना है। तो आप ध्यान रखिएगा, टाप प्रत्यय जहाँ भी जुड़ जाता है वहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द बनता है। तो भाषा क्या हो गया? स्त्रीलिंग। तो टाप से भाषा कैसे बना? टाप, टा को सेपरेट किया हलंत लगा के, हलंत हटा तो मतलब आ सेपरेट हो गया, और प सेपरेट, सेपरेटाइजेशन आप जानते होंगे। टा को सेपरेट किया, इनको तोड़ देंगे कुल मिला के, टा और पै की इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। ये कैसे होता है लोप, वो प्रत्यय वाले टॉपिक में हम क्लियर करेंगे। अगर आप देखते रहें तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो भास में टा और पै की इत संज्ञा से इनका लोप हो गया और आ जुड़ा, तो भास में भाषा हो गया, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। भाषा की प्रारंभिक इकाई क्या है? संकेत भाषा। इंपॉर्टेंट है, रीड में आ चुका है, ठीक है। भाषा के मूल रूप से 2 अंग होते हैं, साहित्य और व्याकरण। जैसे गुजराती, बंगाली, कोई सी भाषा ले लो, उनके 2 क्या होते हैं? मूल रूप से 2 अंग होते हैं, साहित्य और व्याकरण। हमारे हैं संस्कृत में भी साहित्य होता है और व्याकरण होता है। हमको पढ़नी व्याकरण, क्योंकि रीड के सिलेबस में केवल व्याकरण है, ठीक है, साहित्य नहीं है। तो भाषा को कैसे पढ़ा जाता है? भाषा को पढ़ने में पहले वर्ण पढ़ते हैं, उसके बाद में शब्द, उसके बाद में पद, उसके बाद में वाक्य। इन चारों का जब ज्ञान हो जाता है तो व्याकरण क्लियर हो जाता है और भाषा का हम अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो वर्ण सबसे छोटी इकाई है भाषा की। उसके बाद वर्ण से बड़ी इकाई, वर्ण से मिलकर शब्द बनता है और शब्द से मिलकर पद बनता है और पद से मिलकर वाक्य बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो व्याकरण, व्याकरण शब्द के बारे में चर्चा करते हैं। व्याकरण शब्द वी उपसर्ग, वी प्लस आ, मतलब वी और आ 2 उपसर्ग है इसमें, और क्रय धातु है और ल्युट प्रत्यय है। तो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्लियर है कि आगे जाके आपको समझ में आएगा, 100% बने रहिए। तो यहाँ पे भी जैसे कि टाप में सिस्टम था कि स्त्रीलिंग शब्द बनता है, ऐसे ही ल्युट में सिस्टम है कि नपुंसकलिंग शब्द बनता है, सिर्फ और सिर्फ नपुंसकलिंग, और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्त्रीलिंग। तो जहाँ पे ल्युट प्रत्यय जुड़ जाता है नपुंसकलिंग बनेगा। तो व्याकरण कौन सा शब्द हो गया? नपुंसकलिंग, ठीक है। तो कैसे क्या है यहाँ पे? वी और आंग तो उपसर्ग है, क्रय धातु है, ल्युट प्रत्यय है। तो ल्युट प्रत्यय में यू शेष रहता है, यू का यहाँ पे अन हो जाता है सूत्र से, ठीक है। तो हम प्रत्यय में पढ़ेंगे कैसे अन होता है। यू का अन हो जाता है और अन की जगह इसमें णम या नम जुड़ता है लास्ट में जाके। तो क्रय धातु, क्रय का यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुण, गुण हो जाएगा। गुण और वृद्धि होती है तो यहाँ पे गुण होगा क्रय का। तो क्रय में नीचे री आ रहा है, री, तो वृद्धि वो गुण संधि में हम पढ़ते हैं ई उ री रे, रे का क्या हो जाता है? रे का अर, री का अर, री का अल, तो री है यहाँ पे, तो री का अर हो जाएगा। तो कै के हलंत लग जाएगा, फिर कै के साथ अर जुड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? कर, ठीक है। तो कैसे जुड़ा है मैं आपको बता ही देता हूँ। ये कै, फिर उसके साथ अर जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा? कर हो जाएगा, ठीक है। तो कर और अन और वी और आंग जुड़ेंगे, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ पे यण संधि हो जाएगी। ई के बाद में असमान स्वर, तो ई उ रील र के बाद में असमान स्वर ए आ आए, मतलब यानी कुछ भी आए, असमान स्वर अच आ जाए, इक के बाद में अच आ जाए, तो क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। तो ई का य हो गया यहाँ पे,
तो आधा व यहाँ पे रह गया, और यहाँ पे मतलब यानी कि हम संधि में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, तो व यहाँ पे रह जाएगा, ई का यह हो जाएगा, तो यह इस तरीके का, यह हलंत वाला यह होगा यहाँ पे। तो जैसे ये इसमें जाके जुड़ता है तो आ जुड़ेगा ये में, तो व्या, आधा व यहाँ पे रह जाएगा, ई का ये हो जाएगा, तो कुल मिला के व्या यहाँ से हो जाएगा, और क्रय इसका गुण हो गया, तो कर यहाँ पे हो जाएगा। कर में अन की जगह प्रत्यय में लुट में णम या नम जुड़ता है, ठीक है, तो व्याकरणम। कुल मिला के आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं लेनी है, आपको रट लेना है। यहाँ पे आगे जाके प्रत्यय और संधि पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा एकदम से फंडा, ठीक है। तो व्याकरणम इस तरीके से बन गया। तो व्याकरण क्या है? शब्दानुशासनम व्याकरणम, शब्दों को अनुशासन में बांधना, शब्दों का अनुशासन से अध्ययन करना क्रमतापूर्वक, वही व्याकरण है। तो व्याकरण का अध्ययन किससे किया जाता है? क्रमता के साथ किया जाता है, तब जाके व्याकरण का अध्ययन सार्थक होता है, ठीक है। तो संस्कृत में व्याकरण क्या है? संस्कृत में व्याकरण, तो संस्कृत में व्याकरण के 2 पार्ट हैं, मतलब 2 वेद हैं, वैदिक व्याकरण व लौकिक व्याकरण। वैदिक व्याकरण क्या है, लौकिक व्याकरण क्या है, आज आपका फंडा क्लियर होगा, ठीक है। तो पाणिनीय शिक्षा, मतलब जो पाणिनि थे उन्होंने एक अष्टाध्यायी लिखा था, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। तो जब अष्टाध्यायी की रचना की थी तो उससे पहले की जो भी व्याकरण उन्होंने, मतलब जो भी ग्रंथ बनाए थे या जो भी संस्कृत की रचना की थी, वो वैदिक व्याकरण में सम्मिलित की जाती है। और अष्टाध्यायी जैसे उन्होंने ग्रंथ बनाया अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के साथ उसके बाद वाली जो व्याकरण है वो लौकिक व्याकरण है, ठीक है। तो मतलब वैदिक व्याकरण क्या है? पाणिनि शिक्षा, जो कि अष्टाध्यायी से पहले का ग्रंथ था पाणिनि जी का, तो पाणिनि शिक्षा पर आधारित है। और लौकिक व्याकरण क्या है? तो अष्टाध्यायी से बाद वाली जो व्याकरण है लौकिक व्याकरण है। तो अष्टाध्यायी पर आधारित व्याकरण क्या है? लौकिक व्याकरण, जो कि वर्तमान में लौकिक व्याकरण का ही प्रयोग किया जाता है, जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। पाणिनि शिक्षा के आधार पर स्वर व व्यंजन, तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन रहता है और वैसे भी कन्फ्यूजन रहता है, स्वर कितने होते हैं। हम मानते हैं कि 33 तो व्यंजन होते हैं, 13 स्वर होते हैं संस्कृत में, लेकिन पाणिनि शिक्षा के आधार पर अलग है। पाणिनि शिक्षा के आधार पर है, ये नहीं कि पाणिनि के आधार पर। पाणिनि शिक्षा पाणिनि जी का ग्रंथ है, पाणिनि जी का ग्रंथ है। तो स्वर, तो पहले स्वर की बात करते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं, ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर। लेकिन मात्रा क्या है? मात्रा उच्चारण काल को, जिस भी शब्द को, जिस भी अक्षर को बोलने में जितना वक्त लगता है वह, मतलब यानी कि उसकी मात्रा उतनी अधिक होती है। जैसे ए में 1 मात्रा है तो ए कम बुलाव में आया, मतलब कम टाइम लगा। आ में 2 मात्रा है तो आ, ऐसे मतलब अधिक मात्रा होगी तो अधिक टाइम लगेगा। तो उच्चारण काल को ही मात्रा कहते हैं, ठीक है। तो स्वर मात्रा के आधार पर पाणिनि शिक्षा के अनुसार, तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार स्वर मात्रा के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। ह्रस्व मतलब एक मात्रिक, दीर्घ मतलब द्विमात्रिक, प्लुत मतलब त्रिमात्रिक, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर होते हैं 5, जिनको कि मूल स्वर भी कहते हैं, ए, ई, उ, री, री, ठीक है। दीर्घ स्वर होते हैं 8, जिनको कि गुरु स्वर कहते हैं या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ये होते हैं आ, ई, उ, बड़ी री, मतलब यानी कि री का जो बड़ा रूप होता है वो, ए, ओ, आई, औ। ये 8 दीर्घ या द्विमात्रिक। प्लुत जिनमें 3 मात्रा होती है वो 9 होते हैं। ये मतलब 5 इनमें, जैसे कि त्रिमात्रिक ए, ई, उ, री, री, ये 5 को उठा लिया यहाँ पे, ये प्लुत स्वर में काउंट हो जाते हैं। मतलब यानी कि ये 3 मात्रा लगा दी जाती है यहाँ पे। हम इनका गहन अध्ययन नहीं कर रहे, हम केवल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। और साथ ही ए, ओ, आई, औ, इनको भी मतलब यानी प्लुत स्वर में काउंट कर लिया जाता है 3 मात्रा लगा के। तो 9 ये हो गए, तो आप इनको देख लीजिएगा। इस प्रकार से 5, 8 और 9 कुल मिला के 22 क्या हो गए? स्वर हो गए पाणिनि शिक्षा ग्रंथ के अनुसार। तो पाणिनि शिक्षा मतलब के अनुसार कितने स्वर होते हैं? अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमको 22 करना है, ठीक है। द्वाविंशति, ठीक है। तो यहाँ पे विवाद क्या है? विवाद से मतलब 21-22 भी ऑप्शन में आता है तो 21-22 करना है। विवाद से लरी जो प्लुत स्वर है उसमें विवाद क्या है? पाणिनि शिक्षा में कभी कभी लरी को प्लुत स्वर मान भी लिया जाता है और नहीं भी माना जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से
जब माना जाता है तब 22 और जब नहीं माना जाता तब 21 हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने योग्य है, ए का दीर्घ होता है तो आ, ई का दीर्घ होता है तो ई, ऊ का दीर्घ होता है तो ऊ, री का दीर्घ होता है तो बड़ी री, और री का कभी दीर्घ नहीं होता। तो ये स्वर है री, जो मूल स्वर है री, उसका दीर्घ नहीं होता। ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं व्यंजन। पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन कै, च, ट, त, प वर्ग। तो कै में 5 आ गए, मैं सॉरी यहाँ पे हलंत लगेगा। तो कै में 5 आ गए, कै, ख, ग, घ, ड़, मतलब मतलब यहाँ पे ऋण नहीं बोलते हैं, मतलब ड़ बोलते हैं। ड़ एक उच्छिष्ट व्यंजन भी होता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो कि फेंका, इसका मतलब होता है दूसरी भाषा से फेंका हुआ। तो ये उच्छिष्ट व्यंजन है, जो कि हम संस्कृत क्या हिंदी में पढ़ते हैं उच्छिष्ट व्यंजन, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त, ठीक है। और ये ऋण अलग है और ड़ अलग है, ठीक है। तो च वर्ग च, छ, ज, झ, य। ट में ट, ठ, ड, ढ, ण। त में त, थ, द, ध, न। प में प, फ, ब, भ, म। ऐसे ही अंतस्थ य, व, र, ल, उसमें स, है। शायद आपने इनको पहले पढ़ लिया होगा हिंदी में भी, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि अंतस्थ य, व, र, ल 4 होते हैं, उसमें स है 4 होते हैं। उसका मतलब इसमें मतलब यानी जैसे ही बोलते हैं तो मुँह खुलता है और उसमें बाहर निकलती है, इसलिए ये उसमें है। तो क वर्ग में 5, इस प्रकार से यहाँ तक 25 हो गए, और उसके बाद 25 और ये 4 4 8 33 हो गए, ठीक है। तो अब आते हैं अयोगवाह्य वर्ण। ये हो गए वर्ग के आधार पर, और अंतस्थ उस्त में कुल मिला के 33 अयोगवाह्य वर्ण, जो कि सेपरेट खुद बुलावे में नहीं आते, इनका उच्चारण के लिए दूसरे किसकी व्यंजन की सहायता लेनी पड़ती है, नहीं दूसरे किसी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, सॉरी, और व्यंजन की सहायता भी ले सकते हैं, दोनों की सहायता ले सकते हैं। तो लेकिन इनमें मुख्यतः किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, स्वर की। तो अभी बताता हूँ कैसे। अनुस्वार, तो अनुस्वार, विसर्ग, उपपदमानीय, जिह्वा मूल्यम, ठीक है। तो ये 4 अयोगवाह्य वर्ण हैं। तो अनुस्वार विसर्ग को तो आप जानते हैं, ये व्याकरण के मतलब यानी कि दूसरे क्या है, अयोगवाह्य वर्ण है, जो कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं। उपपदमानीय और जिह्वा मूल्यम, तो ये क्या है, ये यहाँ पे आधा विसर्ग है, जिसको कि महाप्राव चिन्ह भी कहते हैं, महाप्राव चिन्ह, ठीक है। तो अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है, इसको अयोगवाह्य क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये स्वर के योग के बिना नहीं बोला जाता है। जैसे क है, ये हलंत वाला, तो इसमें ये नहीं लगेगा। जैसे क में ए जुड़ जाएगा प्लस ए, ठीक है, तो ये क हो जाएगा। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंग का है। तो अब समझ में आ गया कि जब तक स्वर नहीं जुड़ता तब तक ये इनका मतलब यानी कि उच्चारण नहीं होता। तो अनुस्वार और विसर्ग आपको क्लियर हो चुका होगा। अयोगवाह्य वर्ण 4। ऐसे ही यम वर्ण पढ़ते हैं, यम वर्ण भी 4 होते हैं। यम का मतलब युग्म वर्ण, जो कि आधे आधे होते हैं। कुंग, खुंग, गुंग, घुंग, आधा का आधा का, आधा का आधा का, आधा का आधा का, आधा घ, आधा घ, ठीक है। तो यम वर्ण 4 हो गए, युग्म वर्ण, आप इनको याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एक है द्विस्पृष्ट वर्ण, ये ल, जैसे हम एक बोलते हैं ल, एक बोलते हैं लड़, तो ये वो वाला ही ड़ है। जैसे बादड़, तो ये इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋतु रसाणाम दंता, ऋतु लसाणम, जैसे कि अकुव विसर्जनम कंठा, ऋचु यसनम तालु, ऋतु रसाणम मूर्धा, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम, तो ल का उच्चारण स्थान हो गया दंतः, दंतः। तो सिंपल ल का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतः। और इस ड़ का स्थान उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत मूर्धा। तो आपको ये याद रखना है, दंत मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। और द्विस्पृष्ट वर्ण है ये, तो द्विस्पृष्ट वर्ण कौन सा हो गया, ड़ हो गया, और इसका उच्चारण स्थान दंत मूर्धा हो गया। क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से हम देखते आ रहे हैं कि व्यंजन स्वर कितने हो गए, 21 22 ड़, मतलब यानी कि जो ये लरी है, प्लुत लरी के विवाद से, मतलब यानी कभी अगर इसको मान लिया जाता है प्लुत,
तो 22 हो जाते हैं, और नहीं माना जाता तो 21 हो जाते हैं, जो कि आपको मैंने पहले बता दिया है। यहाँ से 33 तो ये वाले व्यंजन हो गए, अयोगवाह वर्ण 4 हो गए, यम वर्ण 4 हो गए, और द्विस्पृष्ट वर्ण 1 हो गया। तो कुल मिला के 22 + 33 + 4 + 4 + 1 कुल मिला के कितने हो गए? 63 64। तो पाणिनीय शिक्षाया जो ग्रंथ है उसके अनुसार कितने होते हैं? कुल वर्ण 63 64 होते हैं, और स्वर कितने होते हैं? 21 22 होते हैं। ठीक है, तो जो बेसिक चर्चा थी हमने आज कर ली है। इसके बाद जो आगे वर्ण विचार को हम बढ़ाएंगे वो कल से नेक्स्ट वीडियो में बढ़ाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।